हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और इस चैनल के माध्यम से हम लोग सोशियोलॉजी की कम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन करते हैं, जिसके अंतर्गत आपका यूट्यूब पर अभी लेडी सुपरवाइज़र का क्लास चल रहा है, जिसकी की वैकेंसी आपको जुलाई टू अगस्त के बीच में देखने को मिलेगी। इस बीच आप लोगों को नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। टोटल 433 पोस्ट पर ये वैकेंसी आने वाली है। और बात की जाए 2023 की वैकेंसी की, तो 2023 का जो वैकेंसी था और उसकी ज्वाइनिंग स्टूडेंट्स की 2026 में हुई है। उसके बाद जल्द ही आपको एक बहुत बड़ी मात्रा में 2040 पोस्ट पर, वेरियस पोस्ट पर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत वैकेंसीज़ आ रही है, जिसमें से लेडी सुपरवाइज़र के लिए 433 पोस्ट पर यह वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। और इस चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों को सोशियोलॉजी का प्रिपरेशन करवाती हूँ। तो वैसे स्टूडेंट जो पेड ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आप लोग नोट कर लीजिए। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 7870421839। आप इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। पर प्लस टेलीग्राम का लिंक भी मिलेगा, जहाँ पे डेली 100 क्वेश्चंस का रिवीजन किया जाता है रात के 8 बजे। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। हम लोग यूनिट 2 को कवर कर रहे हैं। यूनिट 2 के अंतर्गत हम लोगों को वेरियस थिंकर्स से रिलेटेड आप कवर करना है। तो उसी में हमारे आज के जो थिंकर है वो है मैक्स वेबर। मैक्स वेबर की थ्योरी को हम लोग को देखेंगे, जहाँ पर आप लोगों को एक बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, जो कि आप लोग जानते होंगे जो भी समाजशास्त्र के स्टूडेंट हैं, कि जाति एक बंद वर्ग है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जाति एक बंद वर्ग है, इसकी अवधारणा किनके द्वारा दी गई है, तो मजुमदार के द्वारा दी गई है। वहीं मैक्स वेबर की बात की जाए तो इन्होंने अपना एक महत्वपूर्ण कथन दिया था, वो है जाति एक बंद व्यवस्था है। तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है कि अगर पूछा जाए कि जाति एक बंद व्यवस्था है, ये कथन किनका है, तो मैक्स वेबर का कथन है। मैक्स वेबर की थ्योरी को जानने से पहले हम लोग इनके जन्म को देख लेते कि इनका जन्म कब हुआ था, इनकी मृत्यु कब हुई थी, कौन से शहर में इनका जन्म हुआ था। तो बात की जाए किनकी, तो मैक्स वेबर की। तो मैक्स वेबर का जन्म 21 अप्रैल 1864 को जर्मनी के थुरिंगा नामक स्थान में हुआ था और इनकी मृत्यु 14 जून 1920 को हुई थी। मैक्स वेबर को कार्ल मार्क्स का भूत भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि कार्ल मार्क्स का जो सिद्धांत था उसको वो फॉलो करते थे, उसको फॉलो करते हुए चलते थे, जिसके कारण उनको कार्ल मार्क्स का भूत का कहा जाता था। साथ ही साथ कार्ल मार्क्स के एक विकल्प के रूप में भी किनको जाना जाता था, मैक्स वेबर को जाना जाता था, क्योंकि कार्ल मार्क्स की जितनी भी थ्योरीज को थी उनको मैक्स वेबर ने फॉलो किया था। उन्हीं सिद्धांतों को वे आगे बढ़ाने का काम किए थे, जिसके कारण उन्हें कार्ल मार्क्स का भूत, कार्ल मार्क्स का विकल्प के रूप में जाना जाता था। और इनके इम्पॉर्टेंट बुक्स के बारे में बात की जाए तो इन्होंने द प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म 1904-5 में दिया था। नेक्स्ट है इकोनॉमी एंड सोसाइटी 1921 में, सोशोलॉजी ऑफ रिलीजन 1920, रिलीजन ऑफ इंडिया 1916-17 के बीच में, रिलीजन ऑफ चाइना 1916, द सिटी, एंशियंट जुडाइज्म, द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन 1925, मेथोडोलॉजी ऑफ सोशल साइंस 1949। ये कुछ इनके इम्पॉर्टेंट बुक्स है। और अगर बात की जाए कि इनका शोध कार्य का विषय क्या था, किसमें इन्होंने पीएचडी किया था, तो इन्होंने हिस्ट्री ऑफ कमर्शियल सोसाइटी इन द मिडिल एज, यानी मध्यकाल में व्यापारिक संघों का जो इतिहास है, ये इनका शोध का विषय था। 1889 में आया था और इसी में इन्होंने अपना पीएचडी को कंप्लीट किया था। मैक्स वेबर जो है वो समाजशास्त्र को विज्ञान में बोलते हैं कि समाजशास्त्र क्या है, तो वह विज्ञान है जो सामाजिक क्रियाओं का, ठीक है, सोशल एक्शन, सामाजिक क्रियाओं का व्याख्यात्मक बोध कराने का प्रयास करता है। किस रूप में? तो वर्सटेहन पद्धति के रूप में, वर्सटेहन मेथड के रूप में इनको जाना जाता है। ठीक है, किस रूप में? तो निर्वचनात्मक समझ के रूप में। किस रूप में? निर्वचनात्मक समझ के रूप में। अब आप यहाँ पे समझ सकते हैं या फिर क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये निर्वचनात्मक समझ का तात्पर्य क्या होता है। तो निर्वचनात्मक समझ यानी कर्ता द्वारा क्रिया को दिया गया, जो कर्ता है
वो क्रिया को जो भी कार्य देता है वो क्या कहा जाता है, निर्वचनात्मक समझ कहा जाता है। मैक्स वेबर को व्याख्यात्मक समाजशास्त्र का जनक माना जाता है। फिर इनका जो थ्योरी था, इनमें जॉर्ज सीमेल, एफ टॉनेज के सिद्धांतों का बहुत ज़्यादा प्रभाव रहा, बहुत ज़्यादा उनसे प्रभावित होकर उन्होंने अपने सिद्धांतों को दिए थे। फिर तार्किकता, युक्तिकरण पर विशेष उन्होंने अपना ध्यान दिया था। तार्किकता मतलब कोई भी सिद्धांतों का लॉजिकल रूप में थिंकिंग करना, उसको सोचना, उसके संदर्भ में विचार करना। फिर ये समाजशास्त्र को व्याख्यात्मक एवं अंतर्निरीक्षणात्मक विज्ञान बनाने पर बल देते थे कि समाजशास्त्र क्या है कि ये एक बहुत ही संपूर्ण, एक महत्वपूर्ण विषय है जिसको कि हम लोगों को समझना पड़ेगा, इसके डीपली इसमें जाना पड़ेगा कि आखिर ये क्या बोलना चाह रहा है, इसकी क्या क्या थ्योरी है, सोसाइटी से रिलेटेड जो इतने कुछ सिद्धांत हो रहे हैं उसको वो कैसे फॉलो कर, कैसे वो आगे बढ़ाने का काम करेगा, ये सभी चीज़ों के बारे में बात की जाएगी। फिर ये मूल्य विमुक्ति की अवधारणा को देते हैं। सामाजिक स्तरीकरण की 3 आधार बताए, जो सामाजिक स्तरीकरण है, जो क्लासिफिकेशन है, स्ट्रैटिफिकेशन है, इसके 3 आधार बताए थे। ये सब कुछ इनके महत्वपूर्ण कार्य थे। फिर हम कुछ डिटेल्स में आप लोगों को बताएंगे कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट जो कार्य है उसको और डिटेल्स में बताएंगे। पहले इसको आप लोग एक बार करके सुनते हुए चलिए। तो सामाजिक स्तरीकरण के जो ये 3 आधार बताए थे, वो 3 आधार क्या थे? क्लास, स्टेटस एंड पावर। क्या था? क्लास, स्टेटस एंड पावर, यानी कि आर्थिक रूप में, सामाजिक रूप में और राजनीतिक रूप में किसी व्यक्ति का हम स्तरीकरण कर सकते हैं, किसी व्यक्ति का हम स्ट्रेटिफिकेशन कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। वे 3 रूप कौन से थे? क्लास, स्टेटस एंड पावर। अब इनकी कुछ इम्पॉर्टेंट थ्योरी को हम लोग देखते हैं, इम्पॉर्टेंट थ्योरी को हम लोग देख लेते हैं। तो इन्होंने अपना सोशल एक्शन का, यानी कि सामाजिक क्रिया का सिद्धांत दिया था, बहुत इम्पॉर्टेंट। अगर आप सिर्फ सामाजिक एक्शन, सोशल एक्शन भी जान लीजिएगा कि किनका है, तो ये मैक्स वेबर का है, ताकि जब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आप उसको डील कर सकें, आप इसको बता सकें। तो इन समझते हैं कि इनका सोशल एक्शन का थ्योरी क्या था। ये जो इन्होंने अपना सिद्धांत दिया था, इनकी पुस्तक थी थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। इसमें उन्होंने अपने सिद्धांत को दिया था और ये डिल्थे एवं रिकर्ट से बहुत ज़्यादा प्रभावित है। किससे? डिल्थे एवं रिकर्ट, जिसमें वे बोलते हैं कि जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति, एक व्यक्ति नहीं, एक व्यक्ति कोई क्रिया नहीं कर सकता है। क्या बोला जा रहा है? जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति अर्थपूर्ण तरीके से कोई काम करते हैं तो वो क्या कहलाता है? सोशल एक्शन कहलाता है, सामाजिक क्रिया कहलाता है। और वो सोशल एक्शन आपका प्रेजेंट में भी रहेगा, पास्ट में भी रहेगा, फ्यूचर में भी रहेगा। कैसे? इन्होंने इसको ऐसा समझाया है कि मान लीजिए कोई 2 साइकिल सवार जा रहा है, ठीक है, 2 साइकिल सवार जा रहा है, वो लोग आपस में टकरा गया, गिर गया, गिरने के बाद वो लोग उठ के अपना चला गया, कोई भी सोशल एक्शन नहीं किया, मतलब सॉरी भी नहीं बोला, झगड़ा भी नहीं बोला, तो वो सोशल एक्शन नहीं होगा। लेकिन यही जब 2 व्यक्ति, क्योंकि 2 या 2 से अधिक बोला जा रहा है, जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति आपस में टकराते हैं, टकराने के बाद वे आपस में एक दूसरे को गाली ही क्यों ना दे या फिर एक दूसरे से सॉरी ही क्यों ना, मतलब अंतःक्रिया करना पड़ेगा, ठीक है। और फ्यूचर में क्या होगा कि हाँ वो झगड़ा कर रहा है, अंतःक्रिया कर रहा है या फिर कुछ भी कर रहा है, तो वही सोशल एक्शन कराएगा, ठीक है। कि जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति कुछ भी करे, किसी को फॉलो नहीं करना है, कि मान लीजिए कि बारिश हो रही है, सब व्यक्ति छाता लेके जा रहे हैं, हम भी छाता निकाल के चल दिए, तो वो सोशल एक्शन हमारा है, वो चीज़ नहीं है। जब तक आप किसी व्यक्ति से कनेक्ट नहीं होते हैं, एक दूसरे से अंतर्क्रिया नहीं करते, तो वो सोशल एक्शन नहीं कराता। जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति आपस में संपर्क में आते हैं, क्रिया करते हैं, और वो जो क्रिया है वो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में भी हो सकता है, तो वो क्या कहलाता है? सोशल एक्शन कहलाता है। तो सामाजिक क्रिया के आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं, किसको हम जानेंगे कि हाँ ये सामाजिक क्रिया का हम जो काम किए वो सोशल एक्शन का ही काम है। तो इसमें आपका जो कर्ता, मतलब जो काम कर रहा है, जो व्यक्ति है, वो अर्थपूर्ण तरीके से काम करता हो, अपने चेतना से काम करता, अपने बुद्धि से, विवेक से, कोई एक निश्चित उद्देश्य से कर रहा हो, ठीक है, कुछ भी हो सकता है कि निश्चित उद्देश्य से वो कर रहा हो, और समाज या अन्य व्यक्ति उससे प्रभावित होते हों, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? सोशल एक्शन कहलाता है। इसके लिए 4 शर्तें इंपॉर्टेंट है। वे 4 शर्तें कौन कौन से आप लोग नोट कर लीजिए।
पास्ट में होना चाहिए, प्रेजेंट में होना चाहिए, फ्यूचर में होना चाहिए। अकेले या जड़ वस्तु से प्रभावित नहीं हो सकता है, कोई अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है। केवल संपर्क नहीं, संचार भी होना चाहिए। सिर्फ हम लोगों को रिलेशन नहीं, मतलब टकराए या चले गए उठ गए, वैसा नहीं है। आप जब टकरा रहे हैं या फिर कुछ भी हो सकता है, ये तो मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ, कुछ भी अगर आप क्रिया करते हैं, झगड़ा ही क्यों ना करते हैं, एक दूसरे को सॉरी ही क्यों ना बोलते हैं, तो मतलब क्या कम्युनिकेशन कर रहे हैं, संचार कर रहे हैं, वो होना चाहिए। क्रिया के लिए कोई ना कोई अभिप्रेरणा जरूर होना चाहिए। मान लीजिए कि हम जो झगड़ा ही कर रहे हैं या सॉरी ही कर रहे हैं, तो कोई तो कारण से हम टकराए, हमको चोट लगा, हम गिरे, तभी तो हम बोल रहे हैं। तो इस तरह का कोई भी समस्या, मतलब कुछ भी होना चाहिए जिससे वो प्रेरित हुआ हुआ। सामाजिक क्रिया के ये 4 प्रकार बताते हैं। कितने प्रकार बताते हैं? 4 प्रकार बताते हैं। कौन? तो मैक्स वेबर। वे 4 प्रकार कौन कौन से हैं? पहला है तार्किक क्रिया, जिसमें कि लक्ष्य हो, यानी कि नौकरी लगने हो तो प्रतियोगिता परीक्षा, उसके लिए भी सोशल एक्शन जरूरी है। जैसे मान लीजिए कि आपको नौकरी चाहिए, आप अभी का ही एग्जाम्पल क्यों ना पकड़ लीजिए कि आपको झारखंड लेडी सुपरवाइज़र का एक सीट चाहिए, तो उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? आप पेड कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं, यूट्यूब पे क्लास देख रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, कहीं से बुक है तो बुक को ले रहे हैं, खुद से पढ़ रहे हैं। आपका लक्ष्य क्या है? कि हमको एक गवर्नमेंट जॉब लग जाए। ठीक है, तो ये तार्किक क्रिया होगा किस लिए? गोल के लिए, लक्ष्य प्राप्ति के लिए। दूसरा है मूल्यांकनात्मक क्रिया, जो कि तार्किक रूप में है। जैसे किसी को सहायता प्रदान करना, 2 व्यक्ति कर रहा है। जौहर होना, देश रक्षा के लिए काम करना, यानी जो भी वैल्यू से रिलेटेड होते हैं, जो मूल्यांकन यानी वैल्यू से रिलेटेड जो भी काम होता है, जौहर करना। ठीक है, कि फिर देश की रक्षा करने के लिए क्रिया करना, तो ये सभी इसके अंतर्गत आएंगे। फिर भावात्मक, जैसे संवेग, मनोभाव, फीलिंग से, जैसे माँ और बच्चे का प्यार हो गया, एक दूसरे के साथ संपर्क में है, लाड दुलार कर रही है, या फिर गुस्सा से मार ही क्यों ना रही है बच्चे को, तो वो भी एक सोशल एक्शन हो जाएगा। फिर है परंपरागत। परंपरागत में आपका प्रथा, परंपरा, बड़ों का पैर छूना। ठीक है, आप एक बड़े व्यक्ति से संपर्क में आए, आप उसका पैर छुए, वो आपको आशीर्वाद दिया, तो उसमें भी मान लीजिए क्रिया हो रही है, एक्शन हो रहा है, ये सभी आएंगे। तो इसका जो विधि है, सोशल एक्शन का विधि है, वो क्या हो जाएगा? मूल्यांकनात्मक, निर्णयपरक, ऐतिहासिक, तुलनात्मक विधि इसके अंतर्गत आएगी। और इन्होंने अपना कौन सा पुस्तक में दिया था? बुक का नाम याद रखिएगा, थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक्स ऑर्गेनाइजेशन, और साथ ही साथ इन्होंने वर्सटेहन मेथड का भी इसके अंतर्गत प्रयोग किया था। तो ये था इनका सोशल एक्शन। नेक्स्ट है इनकी जो थ्योरी है वो है आइडियल टाइप, यानी आदर्श प्रारूप। क्या है ये सब कीवर्ड? अगर हम देखें, कीवर्ड का शॉर्ट नोट तो आपको देंगे ही, हम बना रहे हैं, सारे थिंकर्स का नोट आपको मिल जाएगा, लेकिन खुद से भी आप लोग नोट करते हुए चलिए। और जितना भी एग्ज़ाम हुआ है उसका तो एक नोट मैं आपको प्रदान दूंगी ही। नेक्स्ट इनकी थ्योरी है वो है आदर्श प्रारूप, यानी कि आइडियल टाइप। ये एक अध्ययन पद्धति है। इसमें अगस्त कॉम्ट, हर्बर्ट स्पेंसर, दुर्खिम के प्रत्यक्षवाद से वे प्रभावित होते हैं। मैक्स वेबर आदर्श प्रारूप को अध्ययन के रूप में लेते हैं। किस रूप में लेते हैं? अध्ययन के रूप में लेते हैं। अब आदर्श प्रारूप आखिर है क्या? कि हम मैम आप जो बोल रहे हैं आदर्श प्रारूप, हम लोग तो प्रत्यक्षवाद समझ गए कि क्या बोला जा रहा है, लेकिन ये आदर्श प्रारूप क्या है? तो कोई भी परिस्थिति की कल्पना करना, आइडियल टाइप, वो क्या हो जाएगा? आदर्श प्रारूप हो जाएगा। यानी किसी भी चीज़ का एक ब्लू प्रिंट बनाना या फिर फिनोमिना बनाना। ठीक है, कोई भी स्थिति का, वो ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन हम पहले से कोई चीज़ की कल्पना कर लेते हैं, तो वो क्या हो जाता है? आइडियल टाइप हो जाता है। आप इसको ऐसे उदाहरण के रूप में समझ सकते हैं कि हम लोगों का जो हिंदू समाज है, ठीक है, भारतवर्ष में ये कल्पना की जाती है, जो घर की बहू होगी वो सर्वगुण संपन्न होगी, वो देखने में सुंदर होगी, वो नौकरी करने वाली होगी, वो घर को संभालने वाली होगी, वो बड़ों का आदर करने वाली होगी, वो बच्चों को संभालने वाली होगी, वो मतलब सब कुछ चाहिए उसको, A to Z कंप्लीट चाहिए। लेकिन ये ऐसा क्या संभव है कि पहले से अब एक ब्लूप्रिंट बना ले रहे कि हमको ऑलराउंडर चाहिए? कुछ ना कुछ सबके अंदर खामियां होती हैं, तो जैसा सोचा जाता क्या वैसा ही मिल जाता है? नहीं हो पाता है। तो ये क्या है? एक आदर्श प्रारूप है। या फिर आप ही किसी के बारे में सोचते हैं कि हमको मेरा ससुराल मिलेगा तो ऐसा मिलेगा वैसा, क्या आपको सब कुछ ही मिल जाता है? सर्वगुण संपन्न मिलता है? नहीं मिलता है। तो कुछ ना कुछ किसी के अंतर्गत खामियां रहती ही हैं, कोई भी ऑलराउंडर नहीं हो सकता है। तो यही एक आदर्श प्रारूप फिनोमिना, मतलब पहले से ही हम एक ब्लूप्रिंट तैयार कर ले कि ऐसा होगा, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, बहु मतलब ऐसी एकदम होनी चाहिए, ठीक है, सर्वगुण संपन्न होने चाहिए। तो ये क्या हो गया? एक
आदर्श इसको मैं एग्जाम्पल के तौर पे ही आप लोगों को समझा रही हूँ। तो ऐसी जो घटनाएं हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, और ये भी किसी भी घटना को देखने का एक दृष्टिकोण मात्र होता है। 3 प्रकार के आदर्श प्रारूप देखने को मिलते हैं। वे कौन कौन सा है? विशिष्ट ऐतिहासिक, जहाँ पे पूंजीवादी का उदय होता है। सामाजिक यथार्थ यानी नौकरशाही। विवेकपूर्ण व्यवहार से संबंधित, जिसमें आर्थिक गतिविधियों के क्षेत्र का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो 2 हम लोग थ्योरी को समझ लिए। अब नेक्स्ट इनकी थ्योरी है सत्ता और शक्ति। क्या है? पावर और ऑथोरिटी। तो मैक्स वेबर ने शक्ति के 2 प्रकार बताए। वे कौन कौन से हैं? वैध शक्ति और अवैध शक्ति। वैध शक्ति के अंतर्गत सत्ता आता है। सत्ता के फिर उन्होंने 3 प्रकार बताए हैं। वे 3 प्रकार कौन कौन से? तर्क विधिक सत्ता, जिसमें कि नौकरशाही आएंगे। परंपरागत पित्त सत्ता, जिसमें राजा, सरदार, पिता ये सभी आएंगे। और करिश्माई सत्ता, जिसमें धर्म गुरु और जादूगर आएंगे। कैसे? देखिए, तर्क विधिक सत्ता। तर्क विधिक, विधिक मतलब हो गया कानून। तो इसके अंतर्गत कौन सा आएगा? नौकरशाही, मतलब नौकरशाही का डिपार्टमेंट आ जाएगा। जैसे आपका ऑफिस हो गया, ब्यूरोक्रेसी हो गया, तो कोई भी ऑफिस में क्या होता है कि उसका अपना रूल रेगुलेशन होता है, उसके नियम होते हैं, वेतन होता है, सबको अपनी योग्यता के अनुसार पोस्ट मिला हुआ होता है, वो होता है, सबका अपना अपना पावर रहता है। फिर परंपरागत और पित्त सत्ता। परंपरागत और पित्त सत्ता में जैसे राजा का बेटा राजा बनेगा, फिर परिवार का जो बड़ा होता है वो मुखिया रहेगा, सरदार का बेटा सरदार बनेगा। ये सब चीज़ें जो परंपरागत रूप से चली आ रही हैं। और करिश्माई या चमत्कारी सत्ता में आप देखते होंगे कि हम बहुत सारे ऐसे धर्म गुरु हैं जिनके की बातों को हम लोग फॉलो करते हैं। गुरु महाराज रहते हैं, या फिर कोई करिश्माई व्यक्तित्व के लोग होते हैं जिनकी बातों को हम लोग फॉलो करते हैं। जैसे अब एग्जाम्पल के तौर पर झारखंड के अंतर्गत बिरसा मुंडा हो गया, महात्मा, फिर हमारे ऑल ओवर भारत में महात्मा गांधी हो गए। तो इनकी बातों को क्या करते हैं हम लोग फॉलो करते हुए आते हैं। तो मैक्स वेबर का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। वहीं अगर आपको पूछ दे कि भारत का मैक्स वेबर किसको बोला जाता है, तो आंद्रे बेटे को। किसको बोला जाता है? आंद्रे बेटे को। अब इनका जो सिद्धांत है नौकरशाही का सिद्धांत, जिसको कि इन्होंने थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी में दिया था, ये सिद्धांत इन्होंने डी गार्डनर के युक्ति संगत सिद्धांत से लिया था। और ये मेनली ये ऑफिस से रिलेटेड, ऑफिस के कामों से रिलेटेड, ऑफिस में किस प्रकार की सत्ता होती है उससे रिलेटेड है, जो कि मैंने आप लोगों को समझा दिया। फिर नेक्स्ट है सामाजिक स्तरीकरण का सिद्धांत, जिसमें क्लास, स्टेटस एंड पावर के रूप में इन्होंने इसको वर्गीकृत किया था। क्लास यानी वर्ग के निर्धारण के लिए 3 आधार बताए थे। वे कौन कौन से हैं? जीवन अवसर, आर्थिक स्थिति और बाजार। फिर संपत्ति वर्ग, उपलब्धि वर्ग, मध्य वर्ग की बात करते हैं। फिर नेक्स्ट इनकी थ्योरी है प्रोटेस्टेंट नैतिकता का पूंजीवाद का उदय, जिसमें उन्होंने अपनी बुक द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म इसमें बात की थी। धर्म का समाजशास्त्र के बात करते हैं। 6 प्रकार के महान धर्मों के बारे में बात करते हैं। वे 6 प्रकार के धर्म कौन कौन से हो गए? इस्लाम, ईसाई, यहूदी, हिंदू, बुद्ध और कन्फ्यूशियस। तो आई होप आप लोगों को आज की क्लास हेल्पफुल लगी होगी। इसी प्रकार से आप लोग चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू।